प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं मॉडुलस का हो गया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे को ये बताइए, लॉगरिथम समझ जानते हैं, लॉग पढ़ा है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज होती थी, सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज़ करना है हमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। लिखिए, पहला लिखिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2, ऐसे लिखेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 अब लॉग में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन है तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, प्लस में। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई, प्लस क्या है 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k क्या है, इंटीजर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मल्टीप्लाई है तो प्लस में हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस में हो जाएगा। सेम डिवाइड के लिए भी लिख लीजिए। k बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई डाउट? नो डाउट्स। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ z टू द पावर n। तो जब भी लॉग ऐसा होता था, लॉग में क्या होता था, n सामने आ जाता था, तो यहां पर भी n क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k क्या है, इंटीजर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट इसमें? एक चीज़ आप लोगों को यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हम 2k पाई 2k पाई 2k पाई तो कर रहे हैं, यहाँ पर k बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। उसको बंद कीजिए। तो तो k की वैल्यू ऐसे चूज करनी है आपको। इंटीजर का मतलब तो कुछ भी हो जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 सब होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी है कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ z हम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, और हमें पता था कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस पाई और पाई के बीच में ही होता है। किसके बीच में होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में ही होता है, ये तो हमने पढ़ा था ना। तो k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये जो एम्पलीट्यूड निकल कर आएगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो निकल कर आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में। माइनस पाई हम नहीं ले सकते, पाई हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखिए, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। नोट लिखा, उसमें लिखिए हियर 2k पाई, here 2k पाई comma k belongs to I is added in RHS
is added in RHS, right hand side, and K is chosen in such a way, and K is chosen in such a way so that value of expression in RHS belongs to -π to π। -π नहीं हो सकता, पाई हो सकता है, तो -π ओपन इंटरवल में और पाई किस में, क्लोज इंटरवल में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया। कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं। क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा। तो इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z नॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि z0 एक पॉइंट है। क्या है? z0 एक पॉइंट है, या फिर z0 एक पॉइंट नहीं कह सकते। वैसे z और z क्या है? कोई एक पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉइंट को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो लिखिए एक लाइन उसमें लिख लीजिए आप लोग, वेयर z0 is a fixed complex number, then यहाँ पर z0 क्या है? एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। then locus of z denotes a ray emanating from z0, ब्रैकेट देकर लिख लीजिए, z0 is not included, and making alpha क्या लिखा? and making alpha from positive real axis, इसका मतलब ये है, इधर देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्या है? ये मान लीजिए z0 है, क्या है? तो इसका मतलब यहां से एक रे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ये क्या है? z है। और ये जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस से, वो कितना बनाएगा? अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल मेजर करना है तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्या है? पैरेलल हो। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल। तो जब भी ऐसा दे रखा है एम्पलीट्यूड z माइनस z0 क्या एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिक्स्ड पॉइंट है, समझ लीजिए। तो इसका मतलब कि z0 से एक रे निकल रहा है, जा रहा है किसी डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन क्या है? अल्फा, फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और z0 उसके अंदर नहीं आएगा। कौन कौन से पॉइंट आएंगे? z0 को छोड़कर ये सारे पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, z0 नहीं आएगा उसके अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। लिखिए नोट, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, छोटा सा नोट लिखेगा, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z,
एम्पलीट्यूड ऑफ z, ऐसे लिखेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, ये हमेशा किसके बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हमेशा पाई के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पर हम इधर देखिए, इसको ऐसे में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1, तो हम लिख सकते हैं -1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, तो किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को याद होना चाहिए। कोई डाउट? एक क्वेश्चन कर इस पे बेस्ड। पक्का? थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। लिखिए, रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ z represent the locus of z satisfying given equation represent locus of z satisfying given equation or in equation on the Argand plane, on the Argand plane, modulus of z -1 minus I is equal to √2 and amplitude of z is equal to π/3। ये आप लोगों को दे रखा है। कैसे करेंगे? सीधे दिख रहा है आपको, रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ z, z का लोकस आपको बता रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन और इन इक्वेशंस ऑन द आर्गेंड प्लेन। कैसे करेंगे बताइए? अभी आर्गुमेंट का आपने प्रॉपर्टीज लिखा है ना, उसको समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं वहाँ पर। या यहाँ पर मॉडुलस जब बोला है, क्या बोला है? मॉडुलस बोला है ना, मॉडुलस। तो मॉडुलस कहने का मतलब क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट। हमने मॉडुलस में प्रॉपर्टीज लिखा था कि नहीं लिखा था? पेज पलटिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस।
उसमें z माइनस जेड नॉट ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टी है क्या मॉडल किसमें, आर्गुमेंट में नहीं, मॉडुलस में। मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नॉट है, इसका मतलब क्या है, क्या, तेजी से पढ़िए, खुद नहीं पढ़ना है, थोड़ा तेजी से पढ़ना है, मेरे को भी सुनाई देना चाहिए। ठीक है, z1 माइनस जेड नॉट, उसके आगे क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये रियल पॉजिटिव है, ये z1 हो गया और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z0 हो गया। आगे पढ़िए, z0 इज मतलब ये क्या है, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आगे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और आगे हुज सेंटर इज मतलब कि ये z माइनस जेड नॉट, तो इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो उस क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेंटर। लेकिन आपका फॉर्म क्या है, z1 माइनस जेड नॉट है ना, मॉडुलस ऑफ, ऐसे ही तो था, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू a, और a क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर, यही तो है, क्लियर है कि नहीं। तो कुछ इस टाइप का होता था, क्या, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा, z0 होगा, और इसका रेडियस कितना होगा, यही तो बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 1 प्लस आई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये z1 हो गया और ये क्या हो गया, z0 हो गया, z1 माइनस z0 हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 2, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, z का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा कि नहीं होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर z0 होगा। z0 क्या है यहाँ पर, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बहुत बढ़िया, आई का कोफिशिएंट क्या है, तो 1,1 लिखेंगे, 1,i लिख दें यहाँ पर, 1,1 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इसका रेडियस कितना होना चाहिए, अंडर रूट 2। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो मॉडुलस आपकी बुक में तो दे ही रखा है, बस यही कि आप पढ़ कर नहीं आए, आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोला गया था पढ़ कर आना है, याद कर आना है। क्यों भाई, क्या किया कल रात में, टाइम पास। अब आप लोग मेरे को फोर्स कर रहे हैं, फिर आप लोगों को फोर्सफुली पढ़ाने के लिए, समझ मारा। आप चलिए कॉन्जुगेट कर आए, आप क्या कर आए, सपना देकर आए, नहीं, आप थोड़ा मोड़ा पढ़ कर आए, 1-2 फॉर्मूला पढ़ लिया, और आप तो कसम खा रखें कि पढ़ाई नहीं करेंगे। आप कॉन्जुगेट सिर्फ पढ़ाई किया, कितना बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो मेरे लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट कर लिए तो आप सेटिस्फाइड हो गए। जितना पढ़ाया गया उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। और स्पेशली आपको क्या है भाई, आपका माजरा क्या है ये, मेरे को तो समझ में नहीं आता। जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको 15 साल लग जाएंगे IIT JEE पास करने में, 15 साल में भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा। तो बस यहाँ से सुनता है, फिर बाहर जाकर निकाल देता है उस चीज़ को बाहर। क्यों, IIT JEE के स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, समझ में आ रहा। और ये सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ रियलिटी में पढ़ते हैं। कोटा फैक्ट्री देखिए वेब सीरीज़, हाँ, कोटा फैक्ट्री देखा है, नहीं देखा है, देखिए जाकर पता चलेगा। उसमें जितना दिखाया है ना वो कम दिखाया, अभी पढ़ाई जितना बच्चे पढ़ाई करते हैं ना वो कम दिखाया है, उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, समझा रहा। वो IIT JEE के ऊपर बेस्ड है कोटा फैक्ट्री, उसको देखिए एक बार जाकर, आप लोगों को रियलिटी पता चलेगा कि IIT JEE होता क्या है, समझ में आ रहा है। स्पेशली आपको वो तो अब जाकर ज़रूर देखेगा, लेकिन अब ये जो मैं बोला था याद करने के लिए उसको याद नहीं करेगा, ऐसे ही होगा ना। थोड़ा पढ़ाई करना सीखिए, दिमाग खोलिए उस चीज़ को, नहीं करेंगे आपका लॉस है उसमें।
मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा निकल जाऊँगा, मेरी सैलरी आ जाएगी, वाह, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को बार बार अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर क्वेश्चन सब, अगर आप खुद सोचिए, अगर प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को नहीं पता तो क्वेश्चंस करने का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा है क्या? प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पढ़ा, पता ही नहीं प्रॉपर्टीज़, और क्वेश्चन चले सॉल्व करने, ऐसा होता है क्या? पहले ABCD याद करते हैं, उसके बाद ही तो लेटर्स और सेंटेंस बनाना सीखते हैं। कि ABCD याद किया ही नहीं, सीधा ऐसे और लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, ऐसा होता है क्या? अगर सीधा बिना ABCD पढ़े ही ऐसे और लेटर बनाने स्टार्ट कर दिया, बिना क पढ़े ही लगे निबंध लिखने, तो क्या होगा? कर पाएंगे क्या? तो बिना प्रॉपर्टी समझे ही और इसको करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा ये? फिर तो कॉमन सेंस की बात है ना, बोले। तो पहले क्या करना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है। हम इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को कर ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं और भी क्वेश्चंस दूंगा, आप सोचेंगे ये क्या होगा, सारे क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे? चले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, कम से कम प्रॉपर्टीज़ तो पता होना चाहिए। बार बार पेज पलटना तो नहीं चाहिए कि हम पेज को पलट रहे हो, प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं बार बार। समझ में आ रहा है? तो उसको सीरियस लीजिए, मजे मत लीजिए उसको। पढ़ लिया? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ mod of z1 minus 1 is less than is equal to 1, mod of z2 minus 2 is less than is equal to 2, mod of z3 minus 3 is less than is equal to 3, then find the greatest value of mod of z1 plus z2 plus z3। इसका आप लोगों को क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इनइक्वालिटी क्या था? चलिए देखकर बताइए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या था? बोले। z1 फिर क्या है? इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज लेस देन इज इक्वल टू यही था। मतलब कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये इससे क्या होगा? बराबर भी हो सकता है और हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इससे कभी भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर हमको लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता करना है, क्या पता करना है? लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता करना है तो हमें ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये इससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो जब छोटा नहीं हो सकता तो इसके बराबर हो सकता है, तो यही तो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा ना। ये वाला पार्ट ही क्या होगा? सबसे लीस्ट वैल्यू। और जब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना है तो हमें पता है कि ये जो है इससे हमेशा छोटा होगा या तो इसके बराबर हो गया। तो जब इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा कि नहीं होगा? इससे कभी भी बड़ा हो सकता है। तो जब लीस्ट वैल्यू बोलेगा तो इस वाले एक्सप्रेशन को चूज़ करना है, जब ग्रेटेस्ट बोलेगा तो इस वाले एक्सप्रेशन को चूज़ करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब यहाँ पर क्या दे रखा है? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए इसको, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ, यहाँ पर क्या है? z1 माइनस 1 है तो ऐसे लिख दे z1 माइनस 1 प्लस z2 माइनस 2 प्लस z3 माइनस 3। तो यहाँ पर तो सिर्फ z1 z2 z3 है ना, तो z1 प्लस z2 प्लस z3। अब माइनस 1 एक्स्ट्रा लिखा हमने, माइनस 2 एक्स्ट्रा लिखा, माइनस 3 एक्स्ट्रा लिखा, तो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 कितना होते हैं?
-6, तो यहाँ पर को हमको +6 करना पड़ेगा क्या? तभी तो इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो -1 -2 -3 -6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा Z1 + Z2 + Z3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का क्लियर है? अब इसके हिसाब से ये वाला मैक्सिमम वैल्यू पता करना है ना, क्या पता करना है? तो ये ऑल अराउंड मॉड है कि नहीं है? तो इसका हम ले लें यहाँ पर, यहाँ से मॉड ऑफ Z1 - 1 प्लस Z2 - 2 प्लस Z3 - 3 प्लस 6 इज लेस देन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर? अलग अलग मॉड निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 - 1, फिर क्या हो जाएगा? Z2 - 2, फिर Z3 - 3, और यहाँ पर क्या है? कोई डाउट? नो डाउट्स। इस वाले पार्ट को वैसे ही लिख देते हैं, Z1 - 1 प्लस Z2 - 2 प्लस Z3 - 3 प्लस 6 इज लेस देन इज इक्वल टू Z1 - 1, मॉडुलस ऑफ Z1 - 1 क्या है? 1 है। मॉड ऑफ Z2 - 2 किसके बराबर है? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसके बराबर हो जाए। इसके क्या हो जाए? तभी तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम बराबर वैल्यू को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? बराबर 1, इसके जगह पर 2 और इसके जगह पर क्या होगा? +3, और यहाँ से क्या है? तो ये कितना हो गया? इज लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 12 के बराबर हो सकती है या तो 12 से छोटी हो सकती है। तो आपको क्या पता करना था? ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 12 ही तो होगा। हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो 12 के बराबर हो सकती है या 12 से छोटी हो सकती है। तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 12 ही होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका आंसर क्या आ गया? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया? और क्वेश्चन में क्या बोला था आप लोगों से निकालने के लिए? ग्रेटेस्ट वैल्यू तो निकालना था ना। तो ये क्या लिख देंगे? ये इज इक्वल टू 12 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इफ mod of Z1 is equal to mod of Z2, it is equal to modulus of Z3 is equal to 1. Prove that modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3. ये आप लोगों को प्रूव करना है। अब इसमें भी मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगेगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगेगी ना? कौन सी मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगेगी? चलिए देखिए, बोर्ड पर देखिए। मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z होता है कि नहीं होता है? देखिए प्रॉपर्टी में देखिए, होता है क्या? होता है। इसी को यूज करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो क्या ये मॉडुलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। बहुत बढ़िया। Z1 कॉन्जुगेट है, इसमें क्या Z1 से मल्टीप्लाई करके Z1 से डिवाइड कर सकते हैं? Z1 अपॉन Z1। यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है,
तो Z2 से मल्टीप्लाई करके Z2 से डिवाइड कर दिया, प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3, तो Z3 से मल्टीप्लाई करके Z3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे कट कर फिर से तो वही आ जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अब Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या होता है, देखिए ध्यान से। Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या होगा? Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होता है? Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z, यही तो होता है। तो यहां पर Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस यहां पर क्या हो गया? प्लस इसमें कोई डाउट? बहुत बढ़िया। Z1 कितना है? तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 1 अपॉन Z1। प्रूव्ड हो गया क्या? लिख दीजिए प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हो गया प्रूफ। अब इसमें प्रॉपर्टीज ही आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? इसलिए तो मैं बार बार बोल बोल कर आप लोगों को बोलता कि प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। क्यों? प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएगी, पर वो z से मल्टीप्लाई करके z से डिवाइड करने में नहीं पता चलेगा। प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगा। सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करने से हो जाता है क्या? बोले बचपन में थे, जब जन्म लिए थे, अभी चलना सीख रहे थे, तो देखते थे ना कि सब लोग चल रहे हैं, पैरे से आगे आगे करेंगे तो चलेंगे। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई चलना सीखा क्या? नहीं सीखा ना। जब प्रैक्टिस किया चलने का, कई बार गिरा पड़ा, कई बार गिरा पड़ा, तब तो चलना सीखा। कॉमन सेंस की बात है। वैसे प्रॉपर्टीज याद करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या? नहीं ना, IIT यही पढ़ रहे भाई, हलवा थोड़ी है। तो प्रॉपर्टीज बस याद करने से ऐसा थोड़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आएंगे, गलत होगा, कभी कभार सही भी हो जाएगा। करते करते कई बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेन क्या है, ऐसा थोड़ी कि प्रॉपर्टीज याद कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर आएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा, आसान क्वेश्चंस नहीं है। समझ में आ रहा? प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नोट कीजिए इसको। लिखा, कंसिडर टू पेयर्स ऑफ नॉन जीरो complex number. Consider two pairs of non-zero conjugate complex numbers. Non-zero conjugate complex number Z1, Z2 and Z3, Z4. ये क्या है? नॉन जीरो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? नॉन जीरो कहने मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इसका मतलब क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है, Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, और Z3 का कॉन्जुगेट क्या है, Z4 है। क्लियर है कि नहीं? तो उसके आगे लिखे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ argument of Z1 upon Z4 plus argument of Z2 upon Z4. इसका वैल्यू आप लोगों को पता करना है।
ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है क्या ये? आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता करना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए, अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आर्गुमेंट में हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होता था, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो हम क्या लिख देते थे? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस, ऐसे ही तो लिखते थे, प्लस 2k पाई भी आता था, तो अभी 2k पाई नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो जब ऐसे लिख रखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? तो वैसे ही तो ये लिखा हुआ है, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और एक सिंगल आर्गुमेंट बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z3 है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर z3 है ना, यही बोला था ना मैं। अरे ठीक से बताते भी नहीं आप लोग। z3 z4 यही लिखा है ना, तो बोलते क्यों नहीं भाई? कॉन्फिडेंस से बोलिए ना थोड़ा। नीचे क्या हो जाएगा? z3 और z4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? अब हमें पता है कि ये क्या है, क्या बोला था इसमें? नॉन जीरो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो कॉन्जुगेट। इसका मतलब z1 का कॉन्जुगेट क्या है? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? z2 इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? z1 का कॉन्जुगेट z2 है और z4 का कॉन्जुगेट क्या है? यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, बोले के जगह पर कॉन्जुगेट ऑफ z1 लिख सकते हैं हम, z3 की जगह पर कॉन्जुगेट ऑफ z4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर इसको और कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, आपको क्या बोला? z4 इज इक्वल टू, बात तो वही है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है किसी का भी कॉन्जुगेट निकले सब एक दूसरा निकलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी करते तो वैसे भी आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। z1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? z3 कॉन्जुगेट, यही तो आएगा। यहाँ से क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? होता है z3 और z3 कॉन्जुगेट, होता है कि नहीं होता है? अब जब मॉडुलस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मॉडुलस निकालने का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस तो रियल नंबर होता है ना, पॉजिटिव प्योरली रियल होता है, क्या होता है? ये भी प्योरली रियल है कि नहीं है? इसमें आई होगा ही नहीं होगा? इसमें भी आई होगा क्या? ये भी होगा √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कहीं आई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है? प्योरली रियल। और हमने सीखा था कि जब आर्गुमेंट अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है और वो प्योरली रियल है, क्या है? प्योरली रियल, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? लिखा था कि नहीं प्रॉपर्टीज में? ठीक से देखिए, इफ z इज प्योरली रियल देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी लिखा था हमने। देखिए ठीक से देखिए, नहीं लिखा है? लिखा है? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ही नहीं। एम्पलीट्यूड हमने किया था, एम्पलीट्यूड हेडिंग देखिए, खोलिए उसको, एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड का हेडिंग खोल दिया, नीचे नोट लिखा हुआ था, नोट में 4 पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
हाँ, एम्पलीट्यूड हेडिंग डाला था, यस और नो, सबने खोला, उसमें नोट नीचे लिखा था, नोट में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, तो क्या मतलब है उसका? एम्पलीट्यूड क्या होता है? वन ऑफ द आर्गुमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, तो वही तो है यहाँ पर। ये क्या है? इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले तो ये क्या है? प्योरली रियल तो है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका मतलब आर्गुमेंट क्या होगा? घुसा के नहीं घुसा दिमाग में? आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 क्या लिख देंगे? और यहाँ क्या लिख देंगे? आर्गुमेंट ऑफ प्योरली क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? पक्का? अब इतने तेजी से हम चल रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, लेकिन वो प्रॉपर्टी याद नहीं है, यहीं पर आकर फंस जाएंगे। आप क्या करें जब पता ही नहीं होगा ये चीज़? तो क्यों? सही बात है, बोलिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर पे जाकर मजे करते हैं आप लोग। हाँ, आपको लगता है कि IIT JEE ऐसे निकल जाएगा क्या? हाँ, ऐसे निकल जाएगा? ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। मेहनत 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 करना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ दिमाग भी एकदम शार्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और उसके दिमाग को शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चीज़ लिखा गया है तो तुरंत समझना पड़ेगा। ये नहीं कि चल रहे हैं स्लो मोशन में चल रहे हैं, हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, 4/2 2 लिखा है तो कैसे 2 कैसे आ गया? अच्छा 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो 4 आ जाएगा। ओ, ऐसे करने से होगा क्या? हाँ, वैसे ही तो करता है, नहीं कर रहा है। दिमाग शार्प करना पड़ेगा। ये IIT JEE है, मजाक नहीं है। दिमाग शार्प कीजिए, शार्प, बहुत फास्ट करने की आदत डालिए, तुरंत तेज़ी से। नोट किया इसको? आज के लिए इतना ही रखें, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें, अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हमें, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में। अभी 6-7 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक।